हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, आपने सुना भी होगा। काफ़ी टाइम से कन्वेंशनल मेथड है कि हम जो बेटर ब्रीड्स होती हैं, जो बेटर नस्लें होती हैं, उनके मेल और फीमेल को सिलेक्ट करके उनके बीच में इंटरकोर्स करवाते हैं ताकि जो प्रोजेनी बने उसमें मेल और फीमेल पेरेंट दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आएँ और वो उन दोनों से बेटर हो। तो ये एनिमल हस्बेंड्री का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि हम एनिमल्स की यील्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो क्वालिटीज़ हम उनमें लाना चाहते हैं वो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ भी हम इनकलकेट कर सकते हैं। तो अब मेन आता है यहाँ पे कि ब्रीड का मतलब क्या है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रीड क्या होती है, एक नस्ल क्या होती है, तो ब्रीड का मतलब होता है एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप जो डिसेंट से रिलेटेड है, मतलब उनके जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं एक जैसे थे और जो बहुत सारे करैक्टर्स में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि जनरल अपीयरेंस, देखने में वो एक जैसे लगेंगे, उनके जो फीचर्स हैं, जो नोज आइज की शेप है, उनका जो साइज है, उनकी जो बॉडी की बाकी फिगर है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब चीज़ें एक जैसी लगती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड्स देखी होंगी। पेमेरियन डॉग्स हो सकते हैं, जर्मन शेफर्ड डॉग्स हो सकते हैं, पग डॉग्स हो सकते हैं। अगर आप देखो तो है सब डॉग्स, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक पेमेरियन डॉग है, ये एक जर्मन शेफर्ड डॉग है। तो यही जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रीड। तो अगर हम एक ही ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। मतलब कि जो मेल और फीमेल हमने सिलेक्ट किए हैं, अगर वो दोनों एक ही नस्ल के हैं तो उसे आप बोलोगे इनब्रीडिंग। लेकिन अगर हम डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे आउटब्रीडिंग। तो पहले हम इनब्रीडिंग के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। इनब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। क्या मतलब है कि एक ही ब्रीड होगी, उसी ब्रीड का हम मेल लेंगे और उसी ब्रीड का हम फीमेल लेंगे और उनके बीच में हम मेटिंग करवाते हैं। और क्योंकि वो सेम ब्रीड है तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे और उनकी हम 4 to 6 जनरेशन्स तक लगातार ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग करवाते हुए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि सबसे पहले हमें उसी ब्रीड में से सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को सिलेक्ट करना है। सुपीरियर का मतलब होता है जो सबसे बेटर हो, यानी कि जितने भी उस ब्रीड की मेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कैटल्स में सपोज 100 मेल्स अवेलेबल हैं, तो हमने उसमें से वो मेल सिलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर हो। मेल्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि सुपीरियर मेल वो होगा जो एक सुपीरियर प्रोजेनी बना सकते हैं, यानी कि जिसकी जो चिल्ड्रन है वो ज़्यादा बेटर होंगे, उसे हम सुपीरियर मेल मानेंगे। और इसी तरह से फीमेल्स के केस में हम उस फीमेल को सुपीरियर मानते हैं जो काऊ या बफेलो ज़्यादा दूध देती हो, जो एक ही टाइम पर ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो सुपीरियर फीमेल है। तो जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है एक ही ब्रीड का, हमने उसमें से सुपीरियर मेल यानी कि सुपीरियर बुल और सुपीरियर फीमेल यानी कि सुपीरियर काऊ या बफेलो को सिलेक्ट करना है, उनके बीच में क्रॉसिंग करवानी है और उसके बाद जो है हमारे को प्रोजेनी मिलेगी। फिर उस प्रोजेनी में से भी हमने जो सुपीरियर प्रोजेनी है फिर उसको सिलेक्ट करना है, फिर उनकी मेटिंग करवानी है। तो इसी प्रोसेस को हमें लगातार 4 से 6 जनरेशन्स तक, पीढ़ियों तक रिपीट करना है। पहले हुआ, उसमें से सिलेक्ट किया, फिर अगेन ब्रीडिंग कराएंगे, फिर उनमें से सुपीरियर सिलेक्ट करेंगे, देन अगेन ब्रीडिंग, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रीडिंग। मतलब इस तरीके से हमें 4 से 6 जनरेशन्स तक बार बार ब्रीडिंग करवानी है ताकि हमें जो बेटर टू बेटर प्रोजेनी है वो एट लास्ट डेवलप हो सके। यही सेम मेथड जॉर्ज जॉन मेंडल ने भी डेवलप किया था, जिसके बारे में चैप्टर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मेंडल ने भी क्या कहा था कि अगर हमें पीज में, क्योंकि मेंडल जो थे उन्होंने अपना सारा काम मटर के पौधे पे किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें मटर के पौधे में एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स चाहिए, मतलब प्योर लाइन्स चाहिए। प्योर लाइन्स का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो। मिलावट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हर तरीके से ही एक जैसे हों। तो अगर हमें वो प्योर लाइन्स डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें इनब्रीडिंग ही करानी पड़ती है, मतलब बार बार उसी ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमें ब्रीडिंग करवानी पड़ती है। बार बार जब हम सेम ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं तो उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है।
होमोजाइगोसिटी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो जो आपने 10th में पढ़ा था, तो उसमें मेंडल ने बताया था कि जब उन्होंने मटर के पौधे पर काम किया था तो एक उन्होंने टॉल पौधा लिया था और एक उन्होंने ड्वार्फ पौधा लिया था। तो जो लंबा पौधा था टॉल था उसको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था, और जो स्मॉल पौधा था ड्वार्फ यानी कि बोना पौधा था उसको स्मॉल टी से किया था। अगर ये दोनों टी कैपिटल हैं या अगर ये दोनों टी स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि जो आपके एक ही जीन के दो एलील्स हैं, दो रूप हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस, क्योंकि उसमें दोनों का मिक्सचर आ गया। तो अगर आप बार बार इनब्रीडिंग कराओगे तो होमोजाइगोसिटी यानी कि एक ही कैरेक्टर के डोमिनेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इन ब्रीडिंग का एक नुकसान भी है। इन ब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। कि क्या होता है, कई बार कोई ऐसी जीन हो सकती है जो रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब कि जो वैसे अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाती, लेकिन जब आप बार बार इन ब्रीडिंग करवाते जाते हो तो कई बार वही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाती है और उसकी वजह से डिजीजेज या कोई और प्रॉब्लम जो है वो हर पीढ़ी में हर बार बढ़ती रहती है। नॉर्मली क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव में जो डोमिनेंट ट्रेट है वही एक्सप्रेस होता है, लेकिन बार बार इनब्रीडिंग कराने से कई बार जो रिसेसिव जीन है जो हार्मफुल है वो भी कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करनी शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से नुकसान होने लग जाता है, डिजीजेज होने लग जाती हैं। तो इसलिए हमें हर जगह पे मतलब ये ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रोजेनी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई डिजीज़ या कोई और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी इसका ये जो ड्रॉबैक है ये रहता ही है कि अगर आप लगातार इनब्रीडिंग करवाते रहते हो, खास तौर से क्लोज इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक ही पेरेंट से पैदा हुए जो बच्चे हैं उन्हीं के बीच में फिर ब्रीडिंग करा देना, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हैं, तो उनकी वजह से कई बार फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है या प्रोडक्टिविटी कम भी हो जाती है। इसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि एक ही ब्रीडिंग में बार बार ब्रीडिंग करवाने की वजह से जो उनके फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं, नुकसान बढ़ जाते हैं, मतलब उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में हमारे को इनब्रीडिंग को रोककर अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ उनकी ब्रीडिंग करानी पड़ती है। मतलब उसी आप कह सकते हो क्लोज रिलेशन की बजाय हम ब्रीड वही रखेंगे, लेकिन किसी और एनिमल के साथ हम उसकी ब्रीडिंग कराएंगे ताकि हम जो फर्टिलिटी और यील्ड कम हो गई उसको रिस्टोर कर सकें। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो गोत्र का। जैसे आपको पता है ह्यूमंस में सपोज करो कि कोई बच्चा जो है वो पंजाबी है या पंडित है, तो उसकी जो ये पंजाबी या पंडित ये जो है ये उसकी क्या है, कास्ट। बट इस कास्ट के अंदर भी आपको पता होगा आगे बहुत सारे गोत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट गोत्र, जैसे जाट है उसमें आपने अलग अलग गोत्र पढ़े होंगे, किसी का इलावत है, किसी का सेरावत है। तो ये क्या है, गोत्र। तो क्या होता है जब हम एक ही गोत्र में बार बार शादी करते रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, और एक गोत्र में भी मान लो एक ही फैमिली है, उसी फैमिली में ही जो रिलेशन में ब्रदर सिस्टर लग रहे हैं उन्हीं के बीच में अगर बार बार मैरिज करवा दी जाती है तो डिजीजेज होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रीडिंग होने की वजह से कई बार जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को डोमिनेट कर जाती है। तो इसलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है कि सेम गोत्र के अंदर जो है शादी नहीं करवानी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि उससे जो उनकी फर्टिलिटी है वो भी कम हो सकती है या डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा इसमें आउट ब्रीडिंग। अब जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था इन ब्रीडिंग, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग। तो माइनर साइन में डिफरेंस है। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। वहाँ पर हमने क्या कहा था, ब्रीडिंग ऑफ द रिलेटेड एनिमल्स, की जो एनिमल्स आपस में रिलेटेड है। आउट ब्रीडिंग में हम कहते हैं ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, यानी कि वो आपस में रिलेटेड नहीं है, विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ब्रीड सेम है यानी कि नस्ल वही है, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि 4 से 6 जनरेशन तक उनका पूर्वज जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें हम डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में भी क्रॉसिंग करवा सकते हैं या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी क्रॉसिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। पहली है कि ब्रीड सेम होनी चाहिए,
पर उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, यानी कि 4 से 6 जनरेशन्स तक उनके पूर्वज दादा परदादा एक जैसे नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आप अलग अलग ब्रीड सिलेक्ट कर लो। अगर आप अलग अलग ब्रीड सिलेक्ट करोगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। और एक है कि आप स्पीशीज अलग अलग ले लो, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है बेटा आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन्स। कि यहाँ पर भी हम ब्रीड सेम ले रहे हैं, लेकिन 4 से 6 जनरेशन्स तक उनका कोई भी पूर्वज एक जैसा नहीं होना चाहिए ऑन देयर पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की फैमिली हिस्ट्री को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम बोलते हैं पेडिग्री। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो बच्चा बनता है, उसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। कि यहाँ पर आपकी ब्रीड सेम है लेकिन उनमें कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है उन एनिमल्स के लिए जिनका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है या जिनकी ग्रोथ रेट कम है। इसमें क्या होगा, अगर हम एक बार भी आउट क्रॉस करवा दें, मतलब अलग अलग कॉमन एंसेस्टर ना होने वाले एनिमल्स के बीच में अगर ब्रीडिंग करा दें, तो जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम है हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को दूसरी ब्रीड की सुपीरियर फीमेल के साथ ब्रीड करते हो। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, क्रॉस ब्रीडिंग में हम अलग अलग नस्ल लेते हैं। तो इसमें हम जो 2 नस्लें सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों नस्ल में से हमें सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को चूज करना है, ताकि उन दोनों की क्वालिटीज़ को मिलाकर जो ऑफस्प्रिंग बने उसमें एक नई क्वालिटी डेवलप हो। तो इस तरीके से जो प्रोजेनी बनेगी उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों की क्वालिटीज़ अपने अंदर मिक्स कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। और उसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब जब हमें लंबे स्तर पर व्यापारिक स्तर पर कुछ काम करना होता है तो जनरली हम इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं। कई बार इसमें भी आगे इनब्रीडिंग की जा सकती है। मान लो क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बना वो अच्छा था, हाइब्रिड जो बना वो बेटर लगा, तो उसकी इनब्रीडिंग करवा दी जाएगी ताकि उसके जैसे और भी ब्रीड्स बन सके जो स्टेबल हो, मतलब आगे तक उनको हम इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से बहुत सारी नई नई एनिमल की नस्लें बनाई गई हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है हिजरडेल। हिजरडेल जो है ये भेड़ की यानी कि शीप की एक ब्रीड थी जिसे पंजाब में बनाया गया था। इसके लिए जो यूज थे और जो रैम्स थे, मतलब जो यूज यानी कि जो उसके अंदर मेल थे वो बिकानेरी थे और जो फीमेल्स थी वो मैरिनो थी। तो उनमें मेल और फीमेल अलग अलग ब्रीड के थे, तो उनको डेवलप करके एक नई प्रोजेनी बनाई गई जिसको नाम दिया गया हिजरडेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम ब्रीड से भी बाहर निकल के बात कर रहे हैं स्पीशीज की। हमने शुरू में पढ़ा था स्पीशीज के बारे में, तो इसमें जो मेल और फीमेल एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज जो है बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं और उनके बीच में मेटिंग करवाते हैं तो उससे भी क्या होगा, जो प्रोजेनी है उसमें कई बार दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यूल का, जिसको आप खच्चर भी बोलते हो। अभी तक बेटा हम क्या बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डॉग का, कि डॉग है, आपको पता है पोमेरियन है, जर्मन शेफर्ड है, पग है, लेकिन है वो सारे डॉग। तो आप उसकी अलग अलग ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग करा सकते हो। जैसे आपने जर्मन शेफर्ड और पग के बीच में करा दी, उसको आपने नाम दे दिया आउट ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग। अगर आप उसको सेम नस्ल में करा रहे हो, पोमेरियन की पोमेरियन के साथ करा रहे हो, तो वो है इन ब्रीडिंग। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटर स्पेसिफिक की। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि आप डॉग की ब्रीडिंग डॉग से ना करा के किसी और एनिमल से करा रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है म्यूल का, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। तो खच्चर को बनाने के लिए क्या किया गया था, जो मेल है वो तो लिया गया था डोंकी का यानी कि गधे का, और जो फीमेल है वो ली गई थी हॉर्स की यानी कि घोड़े की। तो वैसे आपको पता है कि जो घोड़ा है और जो गधा है वो दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, बट उनके मेल और फीमेल को सिलेक्ट करके उनको क्रॉस करा के एक नई प्रोजेनी बनाई गई जिसको नाम दिया गया म्यूल। तो ये जो था ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। बट
इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार जो ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो बनते हैं ये फर्टाइल नहीं होते, मतलब कि इनमें आगे बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो इस वजह से ये अपनी प्रोजेनी को आगे डेवलप नहीं कर सकते। पर बेनिफिट इसमें क्या था, इसमें दोनों पेरेंट्स के फीचर्स आगे, जैसे डोंकी की तरह ये ज़्यादा लोड यानी कि ज़्यादा वजन उठा सकता था, और हॉर्स की तरह इसके अंदर स्टेमिना ज़्यादा था, ये ज़्यादा जो अच्छे से भाग सकता था। इसके बाद है कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जब भी किए जाते हैं कंट्रोल्ड वे में किए जाते हैं, ये नहीं है कि जितना मन किया कर दिया, मतलब एक उसके ऊपर एक रेगुलेशन है, और इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ की जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है, नॉर्मली आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, बट यहाँ पर जो ये प्रोसेस है इसको नेचुरली ना करके आर्टिफिशियली किया जाता है। तो इसमें जो मेल है उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, मतलब जिस भी मेल को हमें एज अ पेरेंट सिलेक्ट करना है उसका सीमेन इकट्ठा करेंगे, और जो फीमेल हमने सिलेक्ट की हुई है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको इंजेक्शन के थ्रू डाल देंगे, और ये काम जो ब्रीडर है, जो उसमें मतलब स्पेसिफाइड बंदा है, वही कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सीमेन है उसे कलेक्ट करके फ्रेशली यूज़ किया जाए, या उसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं ताकि उसको बाद में इस्तेमाल कर सके। फ्रोज़न करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर उस सीमेन को हम काफ़ी सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और ये टेक्निक जो है एनिमल्स में, इवन ह्यूमंस में भी इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे करनाल में एनडीआर आई है, वहाँ पर जो कैटल्स बुल्स के सीमेन है वो इसी मेथड से प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, और जब भी ज़रूरत हो तो वहाँ से उसको निकाल के यूज़ किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या फ़ायदा होता है कि कई बार नॉर्मल मेटिंग कराने के बाद भी हो सकता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ना हो या वो बेबी प्रोड्यूस ना कर पा रही हो। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्योंकि हर चीज़ एक कंट्रोल वे में होती है, रेगुलरली उसको चेक किया जाता है, तो इसलिए इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल एनिमल को क्रॉस करवाने के जो चांसेस हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए चांसेस को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ MOET। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्ज़ाम के हिसाब से भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से भी। MOET क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। MOET स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम हर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर्ड का मतलब होता है झुंड, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो हमारी काऊ है जिससे हम आगे प्रोजेनी बनाना चाहते हैं, उस काऊ को हार्मोन्स दिए जाते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, और उन हार्मोन्स में FSH लाइक एक्टिविटी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था FSH एक हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमने 3rd लेसन में भी पढ़ा था, जो फॉलिक्यूल्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो काऊ को ये हार्मोन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके जो फॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और वो सुपर ओव्यूलेशन कर सकती है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग बनाना, सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि वो एक एग की बजाय ज़्यादा एग भी बना सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि वो एक टाइम पर एक ही अंडा बनाती है, बट अगर हम उसको हार्मोन इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं तो एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा एग भी बना सकती है। जनरली 6 to 8 एग्स भी वो प्रोड्यूस कर सकती है। फिर उसके बाद उस एनिमल की एक लाइट बुल यानी कि सुपीरियर बुल के साथ मेटिंग करवाई जाएगी, या अगर मेटिंग नहीं करवाई जाएगी तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर उस बुल के स्पर्म्स डाल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब 8 to 32 सेल स्टेज में उसके एग फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, मीन्स मोरुला ब्लास्टुला स्टेज आ जाएगी, फिर उनको उसकी बॉडी में से नॉन सर्जिकली मतलब बिना ऑपरेशन किए रिमूव करके सरोगेट मदर में डाल दिया जाएगा। सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। सरोगेट मदर होती है जो बेबी को, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जाइगोट बनने के बाद आप उस मदर की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो बाकी के 9 मंथ्स के लिए,
या जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं काऊ या बफेलो की, तो बाकी के 10 मंथ्स की जो बेबी की ग्रोथ है वो उस मदर के अंदर होती है। क्योंकि एक जो बफेलो या काऊ है एक टाइम पे 1 या 2 काफ कोई जन्म दे सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 6 से 8 एग बन रहे हैं, मतलब हम एक ही टाइम पे 6 से 8 बेबीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इन एग्स को फर्टिलाइज होने के बाद अलग अलग मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो जेनेटिक मदर है, मतलब जिस मदर को हमने इस्तेमाल किया है, जिसके एग्स को हमने लिया है, उस मदर को हम आगे के प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे। उसके हम दोबारा सिर्फ, मतलब उसका काम यहाँ पे सिर्फ अंडे बनाना है और उन अंडों की फर्टिलाइजेशन करवाना है। उसके बाद उन फर्टिलाइज्ड एग को निकाल के हम दूसरी मदर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इससे ये भी देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं उनमें मिल्क देने की कैपेसिटी बढ़ी है, और इसी तरह से जो बुल्स हैं उनकी अंदर क्वालिटी बढ़ी है, यानी कि मीट यील्डिंग, ज़्यादा मीट बन सकता है उनसे। लिपिड का मतलब फैट कम होगा, मीट कंटेंट ज़्यादा होगा। जैसे हमारे यहाँ पर तो जनरली कैटल्स वगैरह का मीट नहीं खाते, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर उनको मीट पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि थोड़े टाइम में हम ज़्यादा हर्ड साइज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा झुंड में उनकी संख्या बढ़ा सके। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरली इन मेथड्स को कमर्शियल लेवल, कि जहाँ पर किसी ने बहुत बड़ी डेयरी चलानी है या किसी को बहुत बड़ा व्यापार करना है, वहाँ पर इन टेक्निक्स को जनरली यूज़ किया जाता है। तो ये बेटा जितनी भी हमने प्रोसेसेस पढ़े, ये सारे लगभग रिलेटेड है। माइनर सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे इन ब्रीडिंग है तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रीड सेम है, 4 से 6 जनरेशन तक उनके एंसेस्टर्स भी सेम होने चाहिए। आउट ब्रीडिंग है तो इसका मतलब ब्रीड सेम रहेगी लेकिन उनमें एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। आउट क्रॉसिंग है तो इनमें भी यही है कि 4 से 6 जनरेशन तक उनके बीच में नहीं होना चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग है तो यानी कि डिफरेंट ब्रीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है तो अलग अलग स्पीशीज़ भी यूज़ की जा सकती हैं। उसके बाद हमने MOET पढ़ा। MOET इसलिए करते हैं ताकि हम थोड़े समय में ज़्यादा संख्या में एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकें।